लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा ईज़ी लैंग्वेज में कि फिज़ियोथेरेपी होता क्या है? तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो स्पोर्ट्स इंजरी में होती है कि नॉर्मल स्ट्रेचिंग में मैं पेशेंट को हमेशा एक एक्सरसाइज हमेशा बोलता हूँ किसी पेशेंट को कि आप शोल्डर रिट्रैक्शन करिए, और ये इसमें आपको उठने की जरूरत नहीं है। आप मीटिंग में बैठे हो, लोग बोलते हैं मेरी मीटिंग चलती है 5-5 घंटे, आप मीटिंग में बैठे हो तो भी आप शोल्डर रिट्रैक्शन कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो उसको इसको बोल दिया गया हो कि भाई ये तो अब ठीक ही नहीं हो सकता? ये मैं माइग्रेन की अगर आपको हेडेक की बात करता हूँ ना, तो माइग्रेन आज तक तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि ये माइग्रेन है कि हेडेक। हेडेक किसी भी वजह से हो सकता है। फाइबर जितना लोगे आप उतना आपके लिए अच्छा है। आप रोटी छोड़ सकते हैं लेकिन फाइबर को मत। हर किसी का क्वेश्चन होगा कि तकिया लगाकर सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए या बिना तकिए के सोना चाहिए। मैंने 87 ईयर्स की लेडी के भी नी को, मतलब जिनको डिसेबिलिटी भी हो गई थी, डिफॉर्मिटी भी थी, उनको भी मैंने ठीक किया। Hey friends, I hope you all are doing well. As you all know that Valentine week is going और प्यार सिर्फ किसी इंसान से नहीं अपने आप से भी करना ज़रूरी है, स्पेशली अपनी बॉडी से। तो अगर आप भी दर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपने दर्द को छू मंतर करने का। सो वेलकम बैक टू टुडेज न्यू एपिसोड ऑफ काम की बात गौरव के साथ, एंड टुडे आई हैव डॉक्टर अमित कुमार एज माई गेस्ट, who is a well-known neurophysiotherapist, osteopath, and certified chiro practitioner. He has about 15 years of experience in reputed hospitals. So चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। So first of all, I would like to welcome you to my channel, sir. थैंक यू गौरव फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। It's my pleasure, sir. सर हम जब फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो काफ़ी अम्ब्रेला टर्म ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी में कितना कुछ आता है, और आई थिंक आज की तारीख में लोगों को पता भी है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा ईजी लैंग्वेज में कि फिजियोथेरेपी होता क्या है? देखो, अगर इजी वे में बात करें तो फिजियोथेरेपी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प पीपल टू रिकवर फ्रॉम इंजरी, इलनेस एंड डिसेबिलिटी। और भी थोड़ा सा मैं अगर बात करूं तो जैसे डॉक्टर्स के लिए बोलते हैं, डॉक्टर्स ऐड लाइफ टू द पेशेंट, तो वी ऐड क्वालिटी टू लाइफ। काफ़ी तो ये इंटरेस्टिंग लाइन हमारा है रोल। ये, काफ़ी जी। इंटरेस्टिंग लाइन है ये। सर फिजियोथेरेपी में मतलब क्या यूज़ है या कब किसी को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करना चाहिए? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हमारा मेन जो हमारे फिजियोथेरेपी की फील्ड्स होती हैं, हम मस्कुलोस्केलेटल लेवल पे काम करते हैं। हम न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल लेवल स्पेशलिस्ट हैं, है ना? तो वो हमारी स्पेशलिटी है। किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हो, मस्कुलर प्रॉब्लम हो या ऑर्थो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिजियोथेरेपी का रोल बहुत सबसे पहले आता है। इसके साथ-साथ आजकल जो केसेज़ हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियोवास्कुलर केसेज़ हैं, उसमें भी फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। गायनी के केसेज़ में भी काफ़ी रोल है फिजियोथेरेपी का, और स्पोर्ट्स इंजरी आजकल काफ़ी कॉमन है, तो स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम जैसे जैसे चलो हम स्पोर्ट्समैन की भी बात करते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं, तो उनमें ये कैसे हेल्प करता है? या फिर जो स्पोर्ट्समैन आपके पास आते हैं या इन जनरल जो आते हैं स्पोर्ट्समैन, तो मतलब ऐसा होता है क्या कि उनके पास कोई क्रॉनिक, या इसमें तक एक एक्यूट भी होता होगा और एक क्रॉनिक भी डिजीज होता होगा इसके अंदर? देखो, स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे पहले तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट गेम है ना? आप खेल रहे हो तो खेलते-खेलते भाग रहे हो, दौड़ा, आप कभी कुछ भी किया तो इंजरी हो सकती है। कबड्डी एक ऐसा गेम है, उसमें तो हर कोई भी टाइम, किसी भी टाइम पे इंजरी हो सकती है। क्रिकेट ऐसा गेम है, कभी भी भागते-भागते हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो जाता है पेशेंट्स को। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो स्पोर्ट्स इंजरी में होती है, और पहला ट्रीटमेंट तो उनको ग्राउंड पे ही दिया जाता है। ओके। जब भी पेशेंट किसी को इंजरी हुई, तो फिजियोथेरेपिस्ट ही जाता है भाग के, सबसे पहले ट्रीटमेंट वहीं ग्राउंड पे ही हो जाए। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि वो प्लेयर फिर से खेल सके। जो अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, तो फिर हम उसे ग्राउंड से बाहर ले आते हैं। नहीं तो पहला फिजियोथेरेपी का रोल यही है कि जो भी प्लेयर है वो अपने गेम को कंटिन्यू कर सके। ओके। और सर आजकल जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि मतलब अब तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है, पहले लोग ऑफिस भी जाते हैं जैसे, तो वहाँ पे जैसे 9 टू 5 की शिफ्ट रहती है, तो जैसे ये मेरी ऑफिस की चेयर है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मतलब बहुत कॉमन हम देखते हैं बैक पेन है लोगों को, या हैंड में हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप का, तो उंगलियों में भी दर्द होने लग जाता है। तो इसमें भी ऐसा कुछ है कि मतलब हमें कितनी देर कंटिन्यूअसली नहीं बैठे रहना चाहिए, थोड़ा-सा हमें बीच में ब्रेक लेना चाहिए? देखिए, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज के टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। अब आप इस सिस्टम पे बैठे हो, और वर्क फ्रॉम होम में तो ऐसा हो रहा है कि जो लोग घर पे बैठे हैं, कोई बेड पे बैठ के काम कर रहा है, कोई बेड पे उल्टा लेट के काम कर रहा है, कोई सोफे पे पड़ा है, कोई बीन बैग, कोई ज़मीन पे लेटे हैं। तो जब तक आपका पोस्चर, भगवान ने एक एनाटॉमिकल पोस्चर दिया आपको ना कि ये शेप होनी चाहिए आपकी बॉडी की।
जब पैदा होते हैं सबका एक ही प्रोसीजर है, सबका पोस्चर सेम रहता है। वही डेवलपमेंटल माइलस्टोन है सबके कि बच्चा 6 महीने में बैठना सीखेगा, 9 महीने में चलना सीखेगा, 9 महीने के बाद। तो उसके बाद लेकिन भगवान ने जो बनाया हम उसको बिगाड़ते हैं अपनी वजह से। राइट। अब जो घर में बैठे हैं लोग, एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, हम उसको अर्गोनोमिक केयर बोलते हैं। अर्गोनोमिकली आपका एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए जब भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो। और लैपटॉप बहुत बड़ा रीज़न है आजकल इन लाइफ़स्टाइल का भी और आपके पेन्स का भी। पहले ऑफ़िसेज़ में कंप्यूटर दिए जाते थे, है ना? मॉनिटर्स होते थे, अब हम मॉनिटर का हम जब पेशेंट हमारे सामने आता है तो अर्गोनॉमिकली हम जब बोलते हैं, अर्गोनॉमिकली आजकल फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ़िसेज़ को भी सेट करने में हेल्प करते हैं। पेशेंट द मॉनिटर शुड बी पैरेलल टू योर आइज़, सामने होना चाहिए। अगर आप ऐसे करके बैठे हो, उस पे काम कर रहे हो तो कितनी देर आप काम कर पाओगे? राइट। है ना? लैपटॉप इसीलिए था कि आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे उस पे काम कर सकें। अब अगर ऑफिसेज़ की बात करें तो मॉनिटर शुड बी पैरेलल, आपकी एल्बो शुड बी एट 90 डिग्री और ये आपका कीबोर्ड होना चाहिए। ओके। लैपटॉप पे अगर आप कीबोर्ड यहाँ रख लोगे तो स्क्रीन भी सामने नीचे ही राइट। है ना? अगर लैपटॉप को यहाँ रख लोगे तो आप ऐसे यूज़ नहीं कर पाओगे राइट। कीबोर्ड को। तो एल्बो शुड बी 90 डिग्री, ये आपका पोस्चर रहना चाहिए। पहले आप माउस पैड आपने देखे होंगे, माउस पैड कितने कॉमन थे। आजकल माउस पैड गायब हो गया, माउस ही गायब हो गया। राइट। है ना? तो वो अर्गोनॉमिकली आपको स्टेबल रखने के लिए थे। अगर ये चीज़ें आप फिर से कि आप मिसयूज़ कर रहे हो, आपके मसल्स तो वीक हो ही जाएँगे धीरे-धीरे। मैं आपको एक पोस्टर आपसे शेयर करूँगा। उस पोस्टर में दिखा आप वो शो कर रहा है कि कैसा पोस्चर आपका होना चाहिए। अगर आपकी नेक इतनी डिग्री पे बेंड है, इतना बेंड है, इतना बेंड है। अब मेरी नेक जब इस एंगल पे है, तो मेरी नेक की मसल्स पे 60 केजी ऑफ फ़ोर्स है, मतलब 60 केजी का वेट उठा रखा है मैंने, इतना लोड रहता है। अगर आप ये बोलोगे 60 किलो का वेट आप उठा के रखो तो कैसा लगेगा आपको? राइट। कितनी देर उठा सकते हो उसको? और लैपटॉप पे तो काम आप 8 घंटे मिनिमम तो कर ही रहे हो, लेकिन एक मेरे पेशेंट बोलते हैं कि मैं 17-17, 18-18 घंटे लैपटॉप पे बैठता हूँ। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उसका पोस्चर ठीक रहेगा या वो पेन फ्री रहेगा? बट इसमें सर हम लोगों की भी क्या गलती है? अब लोग जो काम कर रहे हैं उनकी भी मजबूरी है। देखिए मजबूरी तो है, लेकिन हम एक एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं कि आप जब आप पेन फ्री रहोगे तभी काम कर पाओगे। जब आप पेन में हो तो लोग छुट्टी ले लेके ऑफिस वैसे वाले पहले चाहते ही नहीं है ना कि आप पेन फ्री रहो, वो तो चाहते ही आप पेन में ही रहो, आप कुछ कर ही ना पाओ। ऑफिस वाले छुट्टी आपको तब दे देंगे जब आप पेन में होगे, है ना? अगर वो आपको पहले ही ergonomically उस ऑफिस को डिज़ाइन करें, तो आपका वो आपसे आउटकम भी ज़्यादा ले सकते हैं ऑफिसेज़ में। जैसे सर कितनी-कितनी मतलब ब्रेक कितना फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए अगर जैसे हम ऑफिस में है तो? देखिए, अगर गौरव ब्रेक की बात करें तो हम यूजुअली पेशेंट को बोलते हैं आप 1 घंटे, डेढ़ घंटे के बाद एक ब्रेक लें, थोड़ा-सा 2 मिनट वॉक करिए या स्ट्रेचिंग कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करिए, उसके बाद आप फिर से काम शुरू कर सकते हो। स्ट्रेचिंग जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है या कैसी स्ट्रेचिंग? देखिए, नॉर्मल स्ट्रेचिंग में मैं पेशेंट्स को हमेशा एक एक्सरसाइज हमेशा बोलता हूँ किसी पेशेंट को कि आप शोल्डर रिट्रैक्शन करिए और ये इसमें आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। आप मीटिंग में बैठे हो, लोग बोलते हैं मेरी मीटिंग चलती है 5-5 घंटे। आप मीटिंग में बैठे हो तो भी आप शोल्डर रिट्रैक्शन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको करने का तरीका सिर्फ सिंपल सा है, आप ये बैठे हो, इसमें एल्बो या इनको मूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने शोल्डर को, ये शोल्डर है, इसको शोल्डर को पीछे स्ट्रेच करोगे सिर्फ हल्का-सा। ये आपने पीछे स्ट्रेच किया, आप इसको होल्ड करें 10 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड करो, 10 टाइम्स रिपीट करो, आपका काम हो गया। अच्छा, ये तो काफ़ी ईज़ी है ना? ये सबसे ईज़ी एक्सरसाइज़ है और अगर इसको भी लोग बोलें कि भई हम तो टाइम नहीं मिलता, ये नहीं कर सकते, है ना? तो आप बैठे-बैठे भी सिस्टम पे बैठे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप खा पी रहे हो, कुछ भी करो, शोल्डर आपने रिट्रैक्ट किए, 10 सेकंड होल्ड किया, छोड़ दिया और इसको 10 टाइम्स रिपीट करो। ये आप हर 1 घंटे बाद करिए, आपको चेयर से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा लोअर बैक के लिए हम क्या बोलते हैं कि आप हिप्स को स्क्वीज़ करिए। अगर आप अपने हिप्स को, ग्लूट्स को टाइट करते हो, उसको भी वही टाइम है, वही बात है कि आप 10 सेकंड होल्ड करिए, 10 रिपिटिशन करना है आपको। तो जो भी पेशेंट जिनको लोअर बैक रहता है या वो हर बार थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट करते हैं, पहले इस पोज़ीशन में बैठे, फिर 5 मिनट बैठ पाए, फिर आप उन्होंने पोज़ीशन चेंज कर दी, फिर 5 मिनट बैठ पाए, फिर और फिर वो शाम तक आते-आते इतनी बुरी हालत हो जाती है, उठ के भी नहीं चला जाता। मुझे लगता है सर जैसे हम जब ये इनकरेक्ट पोस्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें आई थिंक क्राइफॉसिस बोलते हैं ना, इसमें कूबड़ जिसे बोलते हैं देखो कि कूबड़ निकल गया है। कूबड़ का वही है, जब हम अपर हमारा थोरेसिक स्पाइन बेंड होता है, तो हम उसको काइफोसिस बोलते हैं।
राइट। और लोअर बैक के लिए उसको लोडोसिस बोलते हैं। मतलब लोडोसिस और काइफोसिस ये नॉर्मल कर्व्स हैं, फिर में हाइपर लोडोसिस हो जाता है या हाइपर काइफोटिक हो जाता है। तो सर जैसे जो काइफोसिस होती हैं इसकी भी स्टेजेस होती हैं कि अभी मतलब शरीर इतना झुका है, फिर अगर आपने कुछ काम नहीं किया तो एज के साथ साथ वो और प्रॉब्लम करेगा और झुक जाएगा। देखिए मेनली अगर मैं सिंपल सा आपको अपने हाथ पे समझाऊँ, ये आपका पोस्चर है ना? आप अगर ऐसे झुके तो ये अपर बैक झुकनी शुरू हो गई। अब क्या हो रहा है, ग्रेविटी आपको आगे झुका रही है। राइट। ग्रेविटी की वजह से आप कितना भी झुकते जा सकते हो, है ना? अब जो ये पीछे वाली मसल्स हैं, आपकी बैक की एक्सटेंसर मसल्स, अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको ये सीधा रखेगी। आपने वो पढ़ा होगा लाइन ऑफ ग्रेविटी, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी शुड पास फ्रॉम द सेंटर, है ना? अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी आगे फॉल कर रही है तो ये आपको झुकाती ही जाएगी, अगर पीछे फॉल कर रही है तो आप पीछे झुक जाओगे। तो इट शुड पास फ्रॉम द सेंटर, और इसके लिए आपको बैलेंस करने के लिए आपके फ्रंट मसल और बैक मसल्स दोनों की स्ट्रेंथ ज़रूरी है। और ये हम कर आगे सकते हैं। के लिए तो कर लेते हैं सारा कुछ, है ना? हम जिम गए, हमने बाइसेप्स बना दिए, है ना? हमने एब्स बना ली, और लेकिन वो जिम वाले बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो ऐसे रहते हैं। अब वो ऐसे रहने का मतलब उन्होंने बैक एक्सटेंशन के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर एक्सटेंसर मसल्स को भी वो स्ट्रॉन्ग करते, तो पोस्चर भी ठीक रहता और उनको पेन भी नहीं होता। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी काम करती है। जैसे देखा जाता है जो लोग जाते हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती। वहीं अगर जैसे कोई योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी आप बॉडी देखोगे फ्लेक्सिबल है। जिम वाले झुक भी नहीं सकते। इन द सेंस कि बोला जाए कि घुटने सीधे रखो, झुको, उनसे नहीं झुका जाएगा। ये बोलो, हमें मोबिलिटी एक्सरसाइज ज़रूरी है। जिम में भी वो लोग स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग कुछ नहीं होता, स्ट्रेचिंग इज़ जस्ट अ लेंथनिंग ऑफ मसल्स, है ना? हमने जैसे बाइसेप्स का एग्जांपल ले लूँ मैं, बाइसेप्स को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है सिर्फ बाइसेप्स की। अब वो जब धीरे-धीरे जितना भी आप उसमें रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी ही, राइट। और फिर वो ऐसे ही रह जाएगी। हमें स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है ताकि हम प्रॉपर मोबिलिटी उस जॉइंट पे गेन कर सकें। और हम जैसे ये कुबड़ की काइफोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो ये हो गया कि ये एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकता है। ये अगर एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकता है। जो ऐसी बेल्ट कोई आते टैबलेट हैं नहीं बनी, ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि मैं आपको दूँ और आपका पोस्चर ठीक हो जाए, है ना? बेल्ट आज तक ऐसी कोई टैबलेट नहीं है मैं खाऊँ और एब्स बना लूँ। बेल्ट बेल्ट जो होती है, बेल्ट लगाते हैं लोग। देखिए बेल्ट इज़ अ असिस्टिव डिवाइस, है ना? वो सिर्फ़ आपको हेल्प कर रही है आपके पोस्चर को ऐसे रखने के लिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं आपको कि आप अपनी मसल्स को इतना ट्रेन कर लीजिए कि वो आपको रखें ऐसे। और ये कितने मतलब अगर जैसे पूरा प्रॉपर कोर्स होता है इसका 1 महीने 2 महीने का, ये कितनी सेटिंग में ये ठीक हो सकता है? देखिए आप जब आपने एक्सरसाइज़ की, एक्सरसाइज़ करने से 3 से 5 दिन में अगर आपको पेन है, तो वो पेन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 महीने ही एक्सरसाइज़ करोगे तभी पेन जाएगा, नहीं। जब आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो द वेरी फर्स्ट डे आपको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। आपको पेन कम हो जाते हैं, आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, वो चीज़ें तो होती ही हैं। ओके। और सर इसके अंदर जैसे माइग्रेन, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा सिस्टम भी यूज़ करेंगे, आजकल आप देखते हैं लोगों को माइग्रेन का भी इश्यू रहता है। जी। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, इनका यही यही रीज़न है देखिए मैं माइग्रेन की अगर आपको हेडेक की बात करता हूँ ना, तो माइग्रेन आज तक तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि ये माइग्रेन है कि हेडेक राइट। है ना? हेडेक किसी भी वजह से हो सकता है। इट कुड बी योर पोस्चर, है ना? इट कुड बी सम माल अलाइनमेंट्स, और जो माइग्रेन है इट्स अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना? वो अलग ही चीज़ें हो गई। वो माइग्रेन के लिए आपका न्यूरो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न्यूरो फिजिशियन से मिले, न्यूरो सर्जन से मिले। लेकिन सिंपल पेन को भी आप माइग्रेन नहीं बोल सकते। मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास जैसे भी केसेज़ आते हैं, अभी अभी मैं रिसेंटली एक पेशेंट की बात करता हूँ, एक फीमेल आए हैं। वो 3 साल से माइग्रेन के टैबलेट्स पे हैं, रेगुलर खा रहे हैं, 3 साल से खा रहे हैं। अच्छा। तो वो मेरे पास आए, मैंने फर्स्ट डे उनको बोला, मैम ये माइग्रेन तो नहीं है। उनको मैंने ट्रीट किया और वो चले गए, कह रही आराम है मुझे। नेक्स्ट डे वो आए, कहते हैं मुझे आराम था लेकिन मैंने टैबलेट खा ली फिर भी। हमने बोला मैम आप टैबलेट बंद कर दें। फिर हम कल मैंने वो नेक्स्ट डे वही प्रोसीजर किया, वो चले गए। उन्होंने बोला मैं टैबलेट भी नहीं खाई, मुझे पेन नहीं है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है वो माइग्रेन नहीं है? मैंने कहा मैडम आप क्या बोलना चाहते हो? अगर आपको पेन है तो वो माइग्रेन है, आपको पेन है? कहते हैं नहीं है। आपको कुछ और सिम्पटम्स ऐसा लग रहा है, गिडीनेस है, आपको चक्कर आ रहे हैं? नहीं है। तो थर्ड डे मैंने उनको बोल दिया आपका ट्रीटमेंट आज ओवर, अब आप मुझे अगले हफ्ते दिखा सकते हो, अगर दिखाना है तो, पेन आए तो, नहीं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बोला नहीं मैं फिर भी 2-3 दिन आऊँगी आपके पास।
और मेरे पास 2-3 दिन आए, वो उनका 3 दिन यही सवाल था मेरे से कि ये माइग्रेन आपको पक्का पता है ये माइग्रेन नहीं है? है ना? अब कोई आपके पास आया हेडेक के लिए, आपने उसको माइग्रेन की टैबलेट्स पे डाल दिया। अब माइग्रेन की टैबलेट में आधा टाइम तो पेशेंट वैसे ही सोता रहता है। ट्रू। और लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपके जितने भी आपका चैनल देखने वाले लोग हैं, उनको मैं एक बात बताता हूँ। पहले आपको यू नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज़। जब तक आपको रूट कॉज़ ही नहीं पता, आप डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं? है ना? अब मैंने उनको सिर्फ़ यही बोला कि आप पोस्चर पे काम करिए। जितना आप पोस्चर पे काम करोगे, उतना आपका पेन इन फ्यूचर आएगा नहीं। मेरे पास लोग इसलिए नहीं आते कि उनका आज पेन चला जाए। मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरे पास आप इसलिए आए हो कि इन फ्यूचर आपको ये पेन कभी ना हो। मैं एक मेरे फ्रेंड हैं आज, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो पग बाँधते हैं। जब उन्होंने पग लगाते थे ना वो, तो वो बोलते हैं मैं जब पग बाँधता हूँ तो मुझे पेन शुरू हो जाता है शोल्डर में। और मैं इस पेन का ट्रीटमेंट करा चुका हूँ बड़े-बड़े ऑर्थोपेडिशियन से भी, बड़े हॉस्पिटल से भी, और अब मैं ऑपरेशन कराने जाऊँगा। तो मेरे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट वो बोले कि आप ऑपरेशन तो करा लेना सर, एक बार सर से बात कर लेते हैं। तो मैं जब उनको गया, मैंने उनको सिर्फ़ एक ही एक्सरसाइज़ बताई, ये शोल्डर रिट्रैक्शन जो आपको बताया। जब उन्होंने शोल्डर रिट्रैक्शन किया, तो वो पेन उनको था नहीं उस दिन। ओके। समझे? जिस पेन के लिए वो 2 साल से ऑर्थोपेडिशियन से टैब मेडिसिन खा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान कर लिया है, ऑपरेशन प्लान कर लिया है। आपके एमआरआई में भी आ रहा है सुप्रास्पाइन इंटरस्टेंडिनाइटिस, और वो सिर्फ़ एक शोल्डर रिट्रैक्शन करने से चला जाए, तो आप इस बात को क्या बोलोगे? ये तो काफ़ी है ना? मैं तो इसमें आपका पोस्चर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। राइट। एक मसल पे अगर आप स्ट्रेन रहे हमेशा, तो क्या करोगे? आप अपने हाथ को ऐसे करो। आप इसको कितनी देर होल्ड कर सकते हैं? 10-15 मिनट आराम से। हाँ, होल्ड करते हैं चलो। टाइमर लगाओ, कितना टाइम हुआ? टाइमर लगा लो। टाइम मैं ही नोट कर लेता हूँ हाँ, सर। आप नोट करिए टाइम। ये तो ऐसा लगा सर आप कोई शपथ दिलवा रहे हो मेरे से आज से। ये किस चीज़ की शपथ ये आपको आपका सर अब शपथ ये है कि आप आगे से पोस्चर का ध्यान रखोगे। सर पोस्चर का ध्यान दोगे मुझे एक चीज़ और बताओ आप जैसे हम घर में होते हैं अपने, घर में आदमी या तो बेड मुझे लगता है बना ही लेटने के लिए है। बेड पे आप ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकते। ये जैसे ये सोफ़ा है, अब घर में इंसान कहाँ बैठता है? तो सोफ़े पे बैठता है या बेड पे वो जाएगा तो वो बेड पे बैठ ही नहीं सकता, बेड पे बंदा लेट ही जाता है। तो कैसे कैसे अपना पोस्चर को ठीक रखा जाए? कहाँ बैठें घर में जब आप हैं तो? देखो, आग जब घर में आप बैठे भी हो ना, तो घर में बैठने के लिए तो चेयर बनी है। सोफ़ा आपके बैठने के लिए ही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो वो सोफ़े इतने सॉफ्ट आ गए कि आप उसमें धँस जाते हो। अब धँसने का मतलब क्या है, जब आप उसमें धँस गए, तो पोस्चर तो बिगड़ा ही आपका। ऐसा नहीं है ना कि बैठते वक़्त क्या होता है कि योर बैक शुड बी वेल सपोर्टेड, है ना? इसीलिए बैक रेस्ट दिए गए हैं। नहीं तो आप मूढ़े टेबल कहीं भी बैठ सकते थे। तो सोफ़ा, चेयर वो इसीलिए बने कि आप प्रॉपर्ली बैक रेस्ट करके आराम से बैठ सको। पेन हो रहा है? थोड़ा-थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा-थोड़ा अगली 5 मिनट तक आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। वो समझ काफ़ी रहे हो? नीचे हो जाएगा। हाँ, अपने आप ऐसे नीचे नहीं करोगे, आप इसको ऐसे नीचे करोगे, धीरे-धीरे। है ना? कर लीजिए नीचे, ठीक है। है ना? आपके तो यहाँ पूरा वो प्रेशर पड़ता है आपके अब शोल्डर प्रेशर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस अबनॉर्मल पोस्चर में, ये अबनॉर्मल पोस्चर था, है ना? इसमें आप 5 मिनट होल्ड नहीं कर पाए अपने हाथ को, हुँ, है ना? तो एक मसल कितनी देर स्ट्रेन झेल सकती है? राइट। आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप इसको 10 मिनट और कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको आधा घंटा रोक सकते हो। आधे घंटे बाद तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी आप समझ समझे? गया। तो पोस्चर करेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, ये इस बात का जवाब। इसके अंदर सर न्यूट्रिशन का भी कोई इम्पोर्टेंट रोल रहता है? देखिए गौरव, न्यूट्रिशन के हमारी फिजियोलॉजी जो है ना, हमारा शरीर, हमारी मसल्स, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, है ना? मसल फाइबर प्रोटीन से बना है। तो मसल्स के लिए आपको प्रोटीन ज़रूरी है। आपकी बोन्स के लिए आपको कैल्शियम ज़रूरी है। आपके मसल्स के लिए तो प्रोटीन हो ही गया, और आपके नर्व्स के लिए आपको विटामिन बी 12 ज़रूरी है ना? अगर ये आपकी डाइट में है तो ये तीनों चीज़ें अच्छी रहेंगी, अगर डाइट में नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आजकल सबसे आसान वो विटामिन डी, अगर हम किसी का चेक कराते हैं तो विटामिन डी लेवल कहीं सबका ही कम है ना? मैंने 0 भी देखा विटामिन डी लेवल। क्योंकि और सनलाइट जब विटामिन डी ही नहीं होगा तो कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब कैसे होगा?
तो सर मतलब वो जो कैल्शियम टैबलेट लोग ले रहे हैं मतलब फिर तो वो खानी पड़ेंगी। देखो सप्लीमेंट्स बने ही वो पॉपुलर ही इसी वजह से हुए क्योंकि हम प्रॉपर डाइट ले ही नहीं रहे। पहले हमारी दादी नानी जो बनाती थी वो आज हम खा रहे हैं, कोई भी नहीं खा रहा, है ना? बेसन की रोटी, बेसन की बर्फ़ी ये तो प्रोटीन तो वो हमें देते ही थे। लेकिन राइट। आज हमारी डाइट में प्रोटीन कहाँ है? सुबह 2 ब्रेड खा के जाते हैं, है ना? दोपहर को हमने 2 रोटी थोड़े से चावल ले लिए, रात को आधे लोग तो खाते नहीं हैं, आधे जो खाते हैं वही रोटी खाते हैं, राइट। है ना? तो इसमें कैल्शियम कहाँ थी? कहीं भी नहीं थी। हमारा प्रोटीन कितना था इस डाइट में? कितना भी नहीं था। हम सैलेड नहीं खाते आजकल। सलाद खाए हुए आपको कितने दिन हो गए? मैं भी सलाद खाता हूँ तो थोड़ा-सा 1-2 बाइट लिया और छोड़ दिया, थोड़ा-सा राइट। है ना? पहले हम क्या करते थे घर से बाहर निकले गाजर उठा ली, फ्रिज से टमाटर निकाल लिए, कुछ भी खाते वैसे हमने। मेरे हिसाब से तो सलाद को आई थिंक खाने के साथ खाना भी नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं खाने के साथ खाते हैं। मतलब मेरा जो टेक है इस पे जी। कि आप खाने से पहले जितना आपको सैलेड खाना है आप खा लो, देखिए फिर आप खाना खाओ। सलाद है फाइबर, राइट। है ना? फाइबर आपको चाहिए होते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो फाइबर जितना लोगे आप उतना आपके लिए अच्छा है। आप रोटी छोड़ सकते हो लेकिन उस फाइबर को मत छोड़िए। राइट। प्रोटीन आप ज़रूर खाइए, फाइबर आप ज़रूर खाइए, पानी आपको ज़्यादा पीना है, 3 से 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, है ना? वो हमारी नॉर्मल बॉडी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है और नहीं करोगे तो फिर क्या होगा इंडाइजेशन हो जाएगा, है ना? कॉन्स्टिपेशंस हो जाएँगी। जब लोग प्रोटीन हम कई बार जब नॉनवेज खाते हैं ना तो हमें प्यास ज़्यादा लगती ट्रू। है ना? तो प्यास लगने की वजह यही है कि जब भी प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा बॉडी में तो वाटर कंज्यूम करता है। तो उस कंजप्शन की वजह से जब पानी बॉडी का अब्ज़ॉर्ब अंदर ही हो जाएगा तो हमें प्यास और लगेगी। बॉडी तो डिमांड करती ही। तो इसके अंदर सर जैसे हमने जैसे ये बैक की बात करी जो इनकरेक्ट पोस्चर है। तो अगर किसी का इनकरेक्ट पोस्चर है तो ऐसी भी कोई बीमारियाँ हैं जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगी? देखो इनकरेक्ट पोस्चर में हम पै ऊपर से शुरू हो जाते हैं, है ना? आपके स्पाइन के राइट। सर्वाइकल वर्टिब्रा से। अगर आपका पोस्चर ख़राब है, तो आपको बैड पोस्चर में आपके स्पाइन में नर्व कंप्रेस होंगी ही होंगी। और अगर नर्व कंप्रेस होती है तो मैं पूरी एनाटॉमी एक बार थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं हम। आपके जो व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प होगी। तो अब होता क्या है अगर C1 C2 नर्व कंप्रेस होती है तो आपको हेडेक, वोमिटिंग, गिडीनेस ये सिम्पटम्स होते हैं। C3 C4 ये सप्लाई करते हैं इन मसल्स को। मैं नाम नहीं ले रहा मसल्स का क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम एरिया से बात करते हैं। C5 C6 सप्लाई करता है आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स को। C6 सी मतलब C7 C8 फोरआर्म्स और फिंगर्स को, है ना? अगर कहीं भी कंप्रेशन हुआ, C3 C4 कंप्रेस्ड हुआ तो ये एरिया वीक हो जाएगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगी, है ना? वो सारे सिम्पटम्स होंगे, स्पाज़म होगा। अगर C5 C6 आपकी आर्म, C7 C8 आपके फोरआर्म और फिंगर्स, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। थोरेसिक केस की बात करें हम तो इसमें ये सारी नर्व्स ना आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं और चेस्ट के एरिया को। इसमें सबसे कॉमन मैं आपसे बात यहाँ पॉडकास्ट पे ये ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि T3 T4 सिंड्रोम होता है। T3 T4 का मतलब जाके T3 नर्व कंप्रेस हो जाती है और उसका पेन आपके चेस्ट में आता है। ये पेन मिमिक करता है जैसे हार्ट अटैक हुआ हो। अब अगर आपको चेस्ट पेन होगा, आप सबसे पहले यही होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, आप डॉक्टर के पास भागोगे। आप ईसीजी कराओगे नॉर्मल आएगा, आपने इको कराया वो नॉर्मल आएगा, है ना? अब इस पेन का और एंजाइना का डिफरेंस क्या है? ये पेन जब आप रेस्टिंग पे होगे कम हो जाएगा, लेकिन एंजाइना चाहे आप रेस्ट हो कंटिन्यूअसली पेन होता रहेगा, है ना? ये पेन जब आप रेस्टिंग पे हो तो कम हो जाएगा, आप जैसे ही मूवमेंट करते हो या बैठे हो तो ये पेन होता रहेगा, क्योंकि जब आप बैठे हो अबनॉर्मल पोस्चर में नर्व पे कंप्रेशन आता रहेगा। अगर वो लेटर ऑन क्रोनिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर और प्रोसीजर्स हैं उसके ट्रीटमेंट के। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, आप अपने पोस्चर को करेक्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ मसल की स्ट्रेंथ पे फ़ोकस करें। तो T3 T4 सिंड्रोम वही जो मैंने आपको बताया दैट पेन कैन रेडिएट टू योर आर्म ऑल्सो और फिर तो पक्का पता ही लग जाता है कि भई अब तो हार्ट अटैक हो ही गया। सर मैंने अभी मैं एक केस डिस्कस करना चाहता हूँ आपके इसीलिए, एक 14 साल का बच्चा जिसको चेस्ट पेन हुआ, घर वालों ने हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहले एक हॉस्पिटल दिखाया, वो सुशांत लोक में रहते हैं। वहाँ एक हॉस्पिटल दिखाया, उन्होंने बोला कि कार्डिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जाओ घर पे। तो पेरेंट्स ने सोचा ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं है,
हम बड़े हॉस्पिटल ले चल दें। बड़े हॉस्पिटल गए, उन्होंने पहले कार्डियो से लिया रिव्यू। कार्डियो ने बोला कि भाई ये ठीक है, कार्डियो की प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूरो को दिखाइए। न्यूरो ने टैबलेट शुरू करी, उन्होंने साइकेट्री को रेफर कर दिया। मतलब जब न्यूरो की टैबलेट शुरू हुई तो उसको थोड़ा रिलीफ था, लेकिन पूरा रिलीफ नहीं था, तो उसने साइकेट्री को रेफर कर दिया। साइकेट्री में उनको ऐसी मेडिसिन दी गई, उसको सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए उसने बहुत सारे, वो मेडिसिन खा के ना रात को घर से भाग जाता, उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट भी किए। जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप लटको। मैंने उनको बोला डेड हैंग करने के लिए, क्या आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा, ये पेन ठीक हो जाएगा। हम थोड़ा सा मैनुअल टेक्निक से भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो मैंने किया, पेन रिलीफ हो गया, 2 दिन में वो पेन चला गया। तो कहाँ 2 दिन थे और कहाँ वो उसकी जर्नी थी, कार्डियो से लेके एक साइकेट्री तक की जर्नी, और कहाँ आपने पोस्चर पे काम किया, 2 दिन में पेन कम हो गया, खत्म हो गया। तो ये मतलब क्या रीज़न क्या होता है? वो ठीक से एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम पेशेंट देखियो हम क्या? पहले ना जो आपका मेन सिम्टम्स, हम सिम्टम्स पे चले जाते हैं, है ना? आपको चेस्ट पेन हो रहा था, मैं चेस्ट पेन के लिए मेडिसिन दूंगा, राइट। है ना? हम रूट कॉज को फाइंड आउट नहीं करते, वो रूट कॉज को पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से जैसे मैंने ये भी देखा है, हम जैसे फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं, जैसे जिन लोगों का ऑपरेशन होता है, हार्ट के जो मेजर ऑपरेशन होते हैं, जी। उसके बाद भी जब वो रिकवर हो जाता है सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, तो लोग उनको बोला जाता है कि आप फिजियोथेरेपी से सेशंस लीजिए, जी। जिसके अंदर वो उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, इससे देखिए उस उसका हार्ट है वो सब स्ट्रांग हो, आई थिंक वो इसलिए होती है सब एक्सरसाइज वो हार्ट की स्ट्रेंथ के लिए नहीं, आपके लंग्स की लंग्स के लिए। स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको होता है, वो फिर ब्रीथ नहीं कर पाते ना, सर्जरी हुई है, लंग्स भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम में रहते ही हैं। तो कार्डियोवास्कुलर जो मैंने आपको बोला राइट। कि कार्डियोवास्कुलर थेरेपिस्ट भी होते हैं, तो वो उसको हैंडल करते हैं। सर अभी हमने जैसे फिजियोथेरेपी की इतनी बात करी है, तो आप कायरो प्रैक्टिशनर भी हैं, आप ऑस्टियोपैथ भी हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब लोगों को आई एम श्योर कि लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में पता होगा, बट कायरो प्रैक्टिशनर और ऑस्टियोपैथ के बारे में लोगों ने शायद इतना सुना भी नहीं होगा। देखिए हमारे इंडिया में कायरो की कोई भी ऐसे कॉलेजेस नहीं हैं, मतलब ये फॉरेन कंट्रीज़ में थोड़ा-सा कायरो का ज़्यादा ट्रेंड चलता है। कायरो प्रैक्टिशनर जो हैं, जो कायरोप्रैक्टर हैं, वो मेनली आपके जॉइंट के अलाइनमेंट पे ही काम करते हैं। तो वो अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं सारा। लेकिन हमारे फिजियोथेरेपी में जो आजकल आपने कई रील्स देखी होंगी, वो नेक क्रैक करी, बैक क्रैक करी, तो ये चीज़ें हम इनको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो जो मोबिलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, है ना? जॉइंट को मोबिलाइज़ करने की कुछ टेक्निक है, उसमें ही 5th ग्रेड है जिसमें हम थ्रस्ट देते हैं। तो वो थ्रस्ट की टेक्निक है, उसको अब कायरो का थोड़ा-सा ट्रेंड हो गया, तो कायरो नेम भी ज़्यादा फेमस हो गया और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओस्टियोपैथी एक बड़ी मैजिकल टेक्निक ओके। है ना? ओस्टियोपैथी में हम वो सारे चीज़ों को ट्रीट करते हैं जो हम फिजियोथेरेपी में नहीं कर पा रहे थे, जैसे आपके इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम बता दें। हम इसमें ओस्टियोपैथी में ना क्रेनियल ओस्टियोपैथी करते हैं, ओके। है ना? जो क्रेनियल का ओस्टियोपैथी का मतलब मैं आपको बता दूँ, हमारे जो स्कल है, इसमें ना सूचर्स होते हैं, जो एक जो जो हमारी बोन्स है, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल, इनके बीच के जॉइंट को हम सूचर बोलते हैं, है ना? वैसे तो माना जाता है कि ये इमोबिलाइज्ड जॉइंट है, लेकिन ओस्टियोपैथी कहती है कि ये जॉइंट भी मोबिलाइज होते हैं। तो इस मोबिलाइजेशन को करना हमें ओस्टियोपैथी में सिखाया जाता है। और ओस्टियोपैथी में हम इंटरनल ऑर्गन का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे लीवर को, किडनी को। मैं बहुत सारे पेट दर्द के केसेस देखता हूँ, जिन लोगों को पेट दर्द है और पेंटासिड ही खाए जा रहे हैं, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, 10 साल से 20 साल से पेंटासिड पे ही हैं, तो हम उन लोगों को भी ट्रीट करते हैं। ये इनका ट्रीटमेंट कैसे मतलब ये होता क्या है? इट्स अ मैनुअल टेक्निक ओनली। ओके। तो हम किसी भी ऑर्गन की मोटिलिटी पे काम करते हैं। मोटिलिटी बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन, ओके। है ना? वो विजिबल मूवमेंट्स नहीं है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स। और एक मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी इज़ ए विजिबल मूवमेंट, ये मैं मोबाइल, ये मेरी मोबिलिटी है ना? मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरी मोबिलिटी है। लेकिन मोटिलिटी इट्स अ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। और सर आई थिंक पहले तो वो पहलवान भी होते थे, वो पहलवान किसे बोलते हैं? देखो पहलवान वो बोन एडजस्टमेंट करते थे, वो कायरोप्रैक्टर और पहलवान हम एक एक ही साथ पहलवानों ने कायरोप्रैक्टर लिखा हुआ है। पहलवान हम सारे कायरो प्रैक्टिशनर बन गए हैं सारे, तो पहलवान तो चले गए हैं। तो मतलब इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि अगर जैसे मैं फिजियो की बात करूँ, कायरो की बात करूँ, ऑस्टियो की करूँ, तो नहीं जी,
कायरो ज़्यादा अच्छा है, ऑस्टियो ज़्यादा अच्छा है, देखो अच्छा नहीं है, फिजियोथेरेपी अच्छा है। जो आप बोल रहे हो ना कि अच्छा, अच्छे की बात ये है कि आप मेरे पास आए नेक पेन को लेके, मैंने आपकी नेक क्रैक की, आप चले गए, तो ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ, राइट। है ना? बहुत सारे पेशेंट जो बाहर रहते थे वो हमारे क्लिनिक के पास ही हैं, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड भी हैं अब वो। तो वो बैक पेन के लिए गए वहाँ कायरो के पास अपॉइंटमेंट थी उनकी और वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती भी नहीं है ना, फिर आपको अगले महीने बुलाया गया। कायरो ने 1 दिन एडजस्ट किया, बोले जाओ जाओ। अगले महीने आना प्रॉब्लम हो तो। राइट। अब वो बेचारा सारी रात बेड पे भी नहीं लेटा गया, नीचे ही गिरा हुआ था कि मुझे ना तो नींद आई ना कुछ। उनके फादर को उन्होंने फ़ोन किया, उनके फादर ने उसकी फ़्लाइट बुक की, नेक्स्ट डे उसको बुलाया गया इंडिया। ओके। तो वो मेरे पास आया, मैंने उसको बोला 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाओगे। अब बोला 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, वहाँ तो मुझे बोला गया 2 महीने 3 महीने। राइट। आप फिर से विजिट, और 3 महीने से तो मैं परेशान हूँ ही। 3 महीने तो पेन तो था ही, 3 महीने बड़े वर्ष गए, इसलिए मैं आ गया हूँ वापस इंडिया। ओके। तो उसको हमने ट्रीट किया, काफ़ी रिलीफ मिला। अब इसी में सिर्फ क्रैक करने से कुछ नहीं होता, आपको मसल की जो मैंने बात बोली कि रूट कोज़ पे भी काम किया जाना चाहिए। पोस्चर खराब था, उसको ठीक किया जाना चाहिए। अगर मसल्स वीक थी, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। उसके बिना तो फिर पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके अंदर सर हम जैसे ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो उसमें भी जो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है उनकी या कैसे क्या कर देखिए सकते हैं? प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है सभी माताओं-बहनों के लिए, जिनकी भी प्रेगनेंसी है। अब प्रेगनेंसी में धीरे-धीरे जैसे टमी साइज़ बड़ा होता है, तो एक पोस्चर खराब हो गया, है ना? लोडोटिक कर्व बढ़ गया उनका, है ना? लोडोसिस बढ़ गया। अब लोडोसिस बढ़ा, तो अगर आपकी बैक मसल स्ट्रॉन्ग है, तो झेल पाएँगी उस वेट को भी, है ना? अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बैक पेन शुरू हो जाता है, हिप की डिफ़ॉर्मिटी शुरू हो जाती है। तो वो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रीनेटल और पोस्टनेटल सेशंस ज़रूर लेनी चाहिए। ओके। तो इसमें मतलब क्या कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह रहती है? एक्सरसाइज़ प्रोटोकॉल ही है सारा अच्छा, अच्छा। कि जितना आप मसल स्ट्रेंथनिंग पे फ़ोकस करोगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी। और सर जैसे यूजुअली आपके पास जो जैसे आजकल जिम का भी बहुत ट्रेंड है, तो जिम से रिलेटेड जो इंजरीज़ होती हैं, वो भी बहुत कॉमन है। जैसे यूजुअली कौन से पेशेंट आते हैं, क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं वो आपके पास? देखो, मुझे सबसे पहले तो वही कि मैं जिम में ना डेडलिफ्ट कर रहा था और अचानक से अटक गया। करते-करते मुझे पता लग रहा था कि मुझे बैक में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक से फिर मैंने वेट तो उठा लिया, लेकिन अटक गया। अब जिम की अगर बात करें ना, तो लोग टेक्नीक पे फ़ोकस नहीं करते, हाउ टू लिफ्ट द वेट, ओके। है ना? लोग ट्राई क्या करते हैं कि हाँ, मैंने इतना वेट उठाना है आज। आज मैं 100 किलो उठाया, कल मैं 120 उठाऊँगा। हुँ। अब 120 उठाने में किस पोस्चर में कैसे वेट उठाना था, उसकी तरफ किसी का फ़ोकस नहीं है, सिर्फ़ उन्होंने वेट उठा लिया। तो इंजरी तो होगी ही। उन्होंने लोअर बैक के स्ट्रेंथनिंग पे कुछ नहीं काम करते। कई लोग तो ग्लूट्स पे भी फ़ोकस नहीं करते, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग नहीं करते। अब किसी मसल को कितना स्ट्रेन झेल पाएगी कोई मसल? अगर आप 200 किलो वज़न एक ही साथ डाल रहे हो, तो कैसे झेल पाएँगे? ट्रू। और इसके अंदर सर जैसे कई बार हम देखते हैं ना, जैसे हम बैठे हुए हैं, हम उठते हैं, तो कट की आवाज़ आती है बॉडी से। उसका क्या रीज़न रहता है? देखो, कट की आवाज़ ना मेरा मानना है कि इट्स अ माइल्ड अलाइनमेंट ऑफ जॉइंट। अगर कोई अलाइन्ड है कोई चीज़, तो वो स्मूथ मूव करेगी। हुँ। अगर थोड़ी-सी भी माल अलाइनमेंट है, तो वो कट साउंड तो आएगा ही। मतलब उसको कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात तो दिक्कत वाली ये तब है, जैसे ये वेट बेयरिंग जॉइंट है ना, ये हमारे नॉर्मली स्मूथ रहते हैं, है ना? दिक्कत वाली बात क्या है कि जब आपका मसल वीक होना शुरू हो जाती है, जैसे आपकी क्वाड्रिसेप्स वीक हो गई, धीरे-धीरे आपके अबडक्टर्स वीक हो गए। जब ये मसल्स वीक हो जाएँगे, तो जॉइंट माल अलाइनमेंट पोस्चर में चला जाएगा। जब वो माल अलाइन्ड है, तो जॉइंट की शेप तो वैसे ही है। हुँ। जैसे मैं अगर इस बोन की बात करूँ, ये एक सरफेस है ना, दूसरी बोन उसमें फिक्स हो जाती है जाके। राइट। अगर ये कहीं से रोटेशन है इसमें, तो ये फिक्स कैसे होगी? ये दबा और टक करके फिर वो वापस अपनी स्पेस पे गया। तो राइट। ये माल अलाइनमेंट है एक तरह से। अगर ये अलाइन्ड है, तो स्मूथ रहेगा। अगर माल अलाइन्ड है, तो वो टक की साउंड आएगी ही। उसको उससे बचने के लिए फिर आपको वही ग्रुप ऑफ मसल्स किन पे स्ट्रेंथनिंग आपको करनी है, वो ज़रूरी है। जैसे पहले इंडियन टॉयलेट होते थे, तो लोग उस पे आराम से मतलब पूरा बैठते थे, जी। पूरा प्रॉपर बॉडी रहती थी। अब आजकल जैसे वेस्टर्न टॉयलेट चल रहे हैं, तो इसका भी कुछ होता है कि मतलब वो नहीं यूज़ करने चाहिए या जो लोग ठीक हैं, वो इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करें? देखो, इंडियन टॉयलेट अच्छे थे,
जब आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे थे, आपके हिप की, आपके नी की मोबिलिटी रहती है पूरी, राइट राइट है ना? जो आप बात कर रहे हो कि हमारे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ये सब चीज़ें, वो लोग कभी भी, आजकल के बच्चे भी इवन, वो फुल स्क्वाट में नहीं बैठ सकते। इंडियन टॉयलेट स्टाइल के उस स्टाइल में बैठ ही नहीं सकते। इतनी प्रॉब्लम्स है। क्या? काफ टाइट है, हैमस्ट्रिंग टाइट है ना? स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी नहीं है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अच्छा सर, हम जैसे अभी हमने न्यूट्रिशन की बात करी, हमने जिम की बात करी और हम डाइट की बात कर रहे हैं। तो एक मतलब ये बहुत क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा, हम घी की जब बात करते हैं, अच्छा जो लोग जिम करते हैं उनका ये परसेप्शन होता है कि घी नहीं खाना चाहिए, वो फैट बढ़ाता है। लेकिन मेरा टेक ये है कि हमारे बॉडी को घी की ज़रूरत है, क्योंकि घुटने ज मतलब हमारे जो घुटने होते हैं उनके ज़रूरी है घी। चिकनाई की ज़रूरत तो है ही देखो, ना बॉडी को। घी घी की ज़रूरत इसके लिए नहीं है जो आप बोल रहे हो कि घी ऐसा नहीं है घुटनों में जाके जमा हो जाएगा। हमें घी, जो कुछ विटामिन्स है जो फैट सॉल्युबल है। 2 तरह के विटामिन है। एक विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है, कुछ विटामिन्स फैट सॉल्युबल है। विटामिन डी इज़ फैट सॉल्युबल, ओके। है ना? जब तक फैट नहीं जाएगा बॉडी में, आप फैट कंज़्यूम नहीं करोगे तो वो अब्ज़ॉर्ब भी नहीं होगी, है ना? तो उसके लिए हमें ज़रूरी है घी। घी मतलब खा सकते हैं। जी, जी। वरना कुछ लोग बड़ा सोच समझ के खाते हैं, दिन में 1 चम्मच, 2 चम्मच कितना। देखो, ये अलग-अलग परसेप्शन है हर किसी के ना कि घी खाने से कमज़ोर होते हैं। आजकल तो जहाँ से हम चले थे गौरव जी, हम वहीं जा रहे हैं धीरे-धीरे। सबने मना कर दिया था कि घड़े का पानी नहीं पीना, राइट, आरओ पीना है। अब आरओ का पानी घड़े में डाल के पी लो तो अच्छा होता ट्रू। है ना? सबने बोला था घी नहीं खाना, उससे हम ऑयल्स पे आए थे। अब ऑयल्स को छोड़ के फिर से हम घी पे जा रहे हैं, है ना? वो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सब चीज़ें तो हैं ही। और इसमें घी का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है नहीं, क्योंकि कुछ विटामिन्स हैं जो सिर्फ़ फैट में ही अब्ज़ॉर्ब होंगी, तो वो फैट नहीं होगा तो अब्ज़ॉर्ब भी नहीं होगी। सर मतलब जैसे कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती होंगी या आपके पास जैसे पेशेंट आते होंगे जो मतलब और भी जगह से दिखा कर आते होंगे, उनको सुनने को मिलता होगा कि ये तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल या ऐसा कोई केस आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे मतलब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो, उसको इसको बोल दिया गया हो कि भाई ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, लेकिन देखो, वो फिर रिकवर हो गया? मेरी फ़ील्ड न्यूरो से है, तो न्यूरो के केसेज़ ना बड़े लंबे-लंबे चलते हैं। मेरे पास एक केस आया था बैंगलोर से ना, तो शी वाज़ इन कोमा। ओके। लेकिन वो जब कोमा से रिकवर हुई, मतलब पता नहीं क्या हुआ, तो वो नेक्स्ट डे ही कोमा से रिकवर हो गई। ऐसा क्या किया आपने? मतलब हम जो क्रेनियल ऑस्टियोपैथी की बात करी, हम क्रेनियल ही मैंने उनको किया। ओके, ओके, तो उस क्रेनियल के बाद वो नेक्स्ट डे ही कोमा से बाहर आ गई। उसके बाद में हमें भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब मैं कोमा पेशेंट्स काफ़ी देखता हूँ। ओके। तो कोमा अराउज़ल टेक्निक्स हैं हमारे फिज़ियोथेरेपी में ही, तो वो हम परफ़ॉर्म करते हैं, तो पेशेंट कोमा से बाहर आ जाते हैं। मतलब इन सब में ये ऐसा है कि ये सब ट्रीटेबल है, मतलब ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं देखो, है। घबराने वाली ना, आपके कोई भी केस सिमिलर नहीं है, ट्रू। है ना? तो हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि कोई भी हर किसी केस को हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं ऐसे। और एक ये सटिका का पेन भी होता है, वो अलग होता है कुछ? देखो गौरव जी, sciatica अगर बोले ना, तो sciatica कब बोलते हैं हम, जब पेन ट्रैवल करने लग जाए लेग में। ये 3 तरह के पेन होते हैं। एक बोन का पेन, राइट, बोन का पेन जैसे फ्रैक्चर वगैरह में होता है, इट्स अ डिफ्यूज़्ड काइंड ऑफ पेन, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन पेन होता है आपको। राइट। मसल का पेन, जब आप रेस्ट पे हो तो पेन नहीं होता आपको, लेकिन जब आप मूव करोगे तो क्या ऐसे लेटा हूँ तो ठीक है यार, हिलता हूँ तो दर्द होता है। तो राइट। जो आप पेन, बैक पेन की बात कर रहे हैं, ऐसा उन केसेस में होता है कि लेटे हैं तो ठीक है, जैसे ही हिलेंगे तो पेन होगा। ये मसल का पेन है। नर्व का पेन, इट्स अ बर्निंग काइंड ऑफ सेंसेशन, है ना? बर्निंग काइंड ऑफ सेंसेशन, और इट विल ट्रैवल, हुँ। जहाँ तक वो नर्व जाती है आपकी, वहाँ तक वो ट्रैवल करता है। तो वो पेन आपका नर्व का पेन, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तीनों पेन्स को कि ये किस तरह का पेन है। sciatica में क्या होता है, जैसे आपका नर्व कंप्रेशन हुआ बैक में, वो कब, जब आपका पोस्चर खराब है, कोई इंजरी हुई आपको, है ना? प्रेगनेंसी में भी, तो वो नर्व कंप्रेस हुई। अब sciatic नर्व की 5 नर्व रूट्स हैं। ये 5 नर्व से मिलके एक sciatic नर्व बनी। अगर कहीं भी कोई भी नर्व कंप्रेस हुई, तो इस नर्व में प्रॉब्लम आएगी ही। बिल्कुल। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम किसी खेत में पानी डालते हैं, किसी भी पाइप से, अगर मैं उस पाइप को कम कर दूँ, दबा दूँ, तो उस खेत में पानी जाना कम हो जाएगा।
जब उस खेत में पानी जाना कम हुआ तो क्या होगा, वहाँ की फसल सूखनी शुरू हो जाएगी। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, आप कुछ महीनों बाद देखोगे यार ये तो फसल अच्छे से ग्रो ही नहीं हुई। राइट। यहाँ तो आप पीछे जेट पंप लगा दो, तब भी इतना सप्लाई तो नहीं होगी ना, जो इस साइज़ में हो रही थी वो इसमें तो नहीं होगी। राइट। अब वो फसल सूखनी शुरू हुई, आपने सोचा कि मैं इसमें खाद डालूँ या कुछ और करूँ, तो भी वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, जब तक आप इसको डिकम्प्रेस ना करो। ओके। है ना? जब ये डिकम्प्रेस हो जाएगी तो मसल फिर से अच्छे से ग्रो करेंगी। मतलब क्योंकि आजकल सटिका का पेन ना बहुत सुनने में आता है वो कि आता इसीलिए ना, आपके बैक में कंप्रेशन तो है ही। अब जब वो ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ जाता है तो वो ट्रैवल करता है। इसमें स्टेजेज़ हैं आपकी कंप्रेशन की। ये आपकी 2 स्पाइन की वर्टिब्रा हैं, बीच में डिस्क एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, एक गुब्बारा मान लीजिए। जब मैंने उस गुब्बारे को दबाया तो क्या होगा? वो गुब्बारा फूल के बाहर आ जाएगा। राइट। जब वो फूल के बाहर आया तो उसने आस-पास की नसों को दबा दिया। वो नसें दबी, फिर जाना शुरू हो गया। इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है? ये और दबेगा या तो ये गुब्बारा फट जाएगा, है ना? ये भी एक स्टेज है। और इस गुब्बारे के अंदर जो जेल भरा है वो लीक हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ये भी एक स्टेज है। तो ये स्टेज इस पे डिपेंड करता है किस टाइप का आपको पेन है और आप कौन-सी स्टेज पे हो। और सर जैसे हम अपनी जैसे लोग उँगलियाँ चटकाते हैं जैसे, जी। तो आवाज़ आती है, ये क्या होता है? ये भी कुछ होता है? तो ये माल अलाइनमेंट है। लेकिन स्टडीज़ क्या कहती हैं, 1970 में स्टडी हुई सबसे पहले ना इसके बारे में, कि उँगलियाँ चटकाते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट में। तो वहाँ कुछ बबल्स बनते हैं, जब आपने एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया खींच के, तो वो बबल्स जब बनते हैं तो आपको ये साउंड आता है। और सर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को अभी एकदम से क्लिक हुआ है माइंड में। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सोना भी नहीं आता है, हमें पता ही नहीं है कि हाउ टू स्लीप। अच्छा, इसमें मैं एंड आई एम श्योर ये हर किसी का क्वेश्चन होगा कि तकिया लगाकर सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए या बिना तकिए के सोना चाहिए? देखिए गौरव जी, आजकल ना बड़े महँगे-महँगे तकिए हैं मार्केट में। आप 4,000 से लेके 10, 12, 20 हज़ार रुपए तक का पिलो खरीद सकते हो। मैं पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि आप एक टॉवल रोल करें। हुँ। रोल करने का मतलब वो थोड़ा-सा मोटा आपको यूज़ करना है और वो आपको नेक के नीचे रख के सोना है। अगर आप सीधा सोते हो तो वो किस लिए है कि आपकी जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन है ना, उसका कर्व लॉर्डोटिक होता है, मतलब वो सी शेप होती है थोड़ा-सा, हुँ, हुँ। उल्टा सी। तो जब आप उस पे रखोगे नेक को, तो वो पोस्चर आप मेंटेन कर सकते हो, वो जो लॉर्डोटिक कर्व, ओके। वो मेंटेन रख सकते हो। तो अगर आपकी स्पाइन वेल सपोर्टेड है, तो आप पेन फ्री रहोगे। ऐसा नहीं है आपको सुबह जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, लोगों को जो उठने में प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। वो होंगी। जब आप सीधा सोते हो, तो नी के नीचे 2 तकिए लगा लो, नी फ़ोल्ड करके यहाँ आप 2 तकिए रखिए। एक टॉवल रोल करके नेक के नीचे रखिए। ओके। ये बेस्ट पोस्चर है आपका सोने का, अगर आप सीधा सोते हो तो। नहीं तो जैसे सबसे बेस्ट जो और दूसरा पोस्चर मैं आपको बता रहा हूँ, वो साइड लाइन है। जिसमें आपको नेक के नीचे तकिया, या जो आपने मैंने बोला आपको टॉवल रोल करके, वो इतना मोटा होगा। हुँ। वो नेक के नीचे रखिए, आप उसको आराम से रख सकते हो यहाँ। एक तकिया आप अगर रखना चाहें तो लेग्स के बीच में, वो कंफर्टेबल रहेगा। तो आप इस पोस्चर में सो सकते हैं। ये एंगल, ये 90, ये 90, ये 90, है ना? बट मुझे लगता है सर कोई भी पूरी रात एक पोस्चर में तो इंसान नहीं, सो आप ही करवट सकता। चेंज कर सकते हो। आप राइट लेफ्ट दोनों साइड सो सकते हो। ओके। लेकिन बहुत सारे लोग करवट में ही सोते हैं। बिल्कुल सीधा नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट भी नहीं सोना वो आई चाहिए। थिंक वो सो भी नहीं सकता है सर पूरा सीधा तो। बस सोते हैं लोग, बोलते हैं लोग कि बिल्कुल सीधा सो, तकिया मत लगाओ। बट मेरा सजेशन है कि आप जैसे एक वो कहते हैं ना कि लेफ्ट करवट लेके सोना चाहिए कि खाना भी खाया है वो हज़म हो जाएगा। देखो, वो लेफ्ट करवट इसलिए सोते हैं कि स्टमक में जो खाना है आपका, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, वो तो डाइजेस्ट। स्टमक फ्लूइड्स है ना, वो अपना अच्छे से काम कर सकें, इसलिए आपको लेफ्ट साइड में सोने के लिए बोला जाता है, फॉर योर डाइजेशन। हुँ। तो यानी कि सोना भी एक आर्ट है, उसको भी प्रॉपर लोगों को हाँ, करना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं तकिया लेके नहीं सो सकता, मैं पतला-सा तकिया लगाता हूँ। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप सपोज़ करें कि मैं अभी लेटा हुआ हूँ, अगर मैंने तकिया नहीं लगाया तो क्या होगा, मेरी नेक ऐसे गिरेगी, राइट। है ना? तभी तो सो सकूँगा मैं, या मेरा कंधा ऐसे हो जाएगा। राइट। या अगर मैं 2 तकिया लगा लेता तो मेरी नेक ऐसे रहेगी। तो यार जब आपको पीछे से देखें लेटे हुए, तो स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आनी चाहिए।
आजकल ये बेड भी ऑर्थो ऑर्थो वाले बेड भी आ रहे हैं मार्केट में हाँ, बहुत। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस इसीलिए थोड़ा-सा फ़ेमस हुआ ना, ये हार्ड है थोड़े से, फर्म बोलते हैं, हार्ड नहीं बोलेंगे। दीज़ आर फर्म मैट्रेसेस। और कुछ जो आजकल मार्केट में बॉडी शेप का मैट्रेस चले हुए हैं, वो क्या होगा, अगर आपका पोस्चर खराब है, तो खराब ही शेप लेंगे ना वो। राइट, राइट। ऐसा नहीं कि वो पोस्चर करेक्ट कर रहे हैं। इसलिए फर्म सरफेस ठीक है। या अगर जैसे बेड पे ना सोए, हम ज़मीन पे ही सोएँ गद्दा डाल के, ऐसे भी सो सकते हैं? देखो, ज़मीन और बेड में कोई ख़ास फ़र्क तो है ही नहीं। गद्दा आप जब गद्दा बेड पे यूज़ कर ज़मीन पे यूज़ कर रहे हो, बेड पे यूज़ कर लीजिए। अच्छा, उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं रहेगा। और सर जैसे आपने स्टार्टिंग में फिज़ियो की बात करी थी, तो आजकल ऐसी बहुत सारी मशीन भी आती हैं जो लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं, जो मसाज देती हैं। जैसे जैसे मैं बैठ गया, यहाँ पे मशीन है, वो आपको फुट मसाज दे रही है, पैरों में मसाज दे रही है, बैक मसाज भी आ रही है। तो ये वो एक अलग चीज़ है और फिज़ियो एक अलग चीज़ हुई ना? देखो गुरुजी, मेरे नाना जी हैं ना, वो हमेशा रोज़ रात को पैर दबवाते थे। पहले मामा दबाते थे, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, वो दबाने लगे। तो ये दबाना जो आप बोल रहे हो, मसाज के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो ये सारा एक ही चीज़ है। मसाज इज़ अ रिलैक्सेशन प्रोसीजर। ओके। अगर आप काफ को दबाओगे, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, ये काफ इज़ अ सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना? जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को पेरिफेरी में, ऐसे ही काफ नीचे से ब्लड को पंप करती है ऊपर। अगर काव्स वीक हैं, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा नहीं, तो उससे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो जाएँगी। ओके, तो हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ पेशेंट को बताते हैं। ओके। जैसे आप बैठे हो, आप अपनी नी को सीधा करें और पंजे को अपनी तरफ खींचिए, खींच के देखें आप। तो ये काफ स्ट्रेच हो रही है आपकी, राइट, है ना? राइट, राइट। काफ स्ट्रेच करें आप बैठे-बैठे, तो वो सर्कुलेशन आपका नॉर्मल हो जाएगा और आपको पैर दबवाने की ज़रूरत नहीं है फिर। फिर आपको ज़रूरत नहीं है उन मसाजर्स की जो आप यूज़ करते हो, ओके, मतलब वैसे है ना? अगर आप स्ट्रेंथनिंग पे, स्ट्रेचिंग पे फ़ोकस करते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। जो आप बोल रहे हो नी में टक-टक की साउंड आती है, अगर आप नी की हुँ। मसल्स के जो सराउंडिंग मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे फ़ोकस करते हो, ये टक-टक साउंड सब खत्म हो जाती है। मैंने 87 इयर्स की लेडी के भी नी को, मतलब जिनको डिसेबिलिटी भी हो गई थी, डिफ़ॉर्मिटी भी थी, उनको भी मैंने ठीक किया है। लेकिन आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर अमित, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा है हमारा एंड आई एम श्योर सर ने बहुत सारे मिथ्स के बारे में भी जो आप लोगों के रहते हैं वो सर ने जवाब दे ही दिए हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप भी कोई ऐसे पेन से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि अब तो ये मतलब प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर विज़िट करें सर के क्लिनिक गुड़गाँव सेक्टर 50 में। फिज़ियो हेल्प प्लस करके सर का क्लिनिक है, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सर हैं वहाँ पे, वो एकदम आपको चंगा बढ़िया कर देंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होप रखिए, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ़ के अंदर। सो एट लास्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जर्नो गौरव। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।